जय हिंद। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 के चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम जो सवाल पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते। जानकारी आपको ये देना चाहता हूँ, क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है। जैसे हम आकृतियां पढ़ते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में फर्श होगी, आपके घर में जंगला होगा, आपके घर में बहुत सी चीजें होंगी, तो उसकी कुछ ना कुछ आकृति जरूर होती है। कोई गोल आकृति की होगी, कोई ऐसी भी आकृति होगी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, कोई ऐसी होगी जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो ऐसी आकृति को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। और जिसकी सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जैसे ये और ये बराबर है और इधर ये और ये बराबर है, तो ऐसी आकृति को आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम सवाल पढ़ने वाले हैं उसमें आपसे परिमाप के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में? परिमाप के बारे में। तो मैं यहाँ आपको परिमाप के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। परिमाप है क्या? परिमाप दो शब्दों से बना है, परि प्लस माप। परि और माप। परि मीन्स होता है चारों ओर और माप मीन्स होता है नाप। यानी जब हम चारों ओर की माप करते हैं तो वो कहलाती है परिमाप, चारों तरफ की माप। जैसे कि हमने अपना घर लिया और घर के चारों तरफ की हम माप कर लें तो उसका परिमाप कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमारी ये आकृति है, इस आकृति का हमें परिमाप निकालना है तो इसमें चार भुजाएं हैं। कितनी? चार। अगर चारों भुजाओं की माप को हम जोड़ दें, मान लीजिए ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 5 है। अगर हमें इस आकृति का परिमाप निकालना हो तो हम क्या करेंगे? चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो 10 5 15 और 15 10 25, 25 5 30, यानी कि इस पूरी आकृति का परिमाप जो हो जाएगा वो 30 सेंटीमीटर या 30 मीटर हो जाएगा। तो समझिए, परिमाप से संबंधित आपके आगे जो सवाल आने वाले हैं उनको एक एक करके करते हैं और सॉल्व कर। तो चलिए, पहला सवाल है आपका कि नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि परिमाप का मतलब जिस आकृति में जो भुजाएं हों उस आकृति की उन भुजाओं को जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप निकल के आ जाता है। अब ध्यान ये देना है आपको कि जिस आकृति में जितनी भुजाएं, पहले उन भुजाओं को देख लेते हैं। तो जैसे ये ए नंबर है, ए नंबर की आकृति है, इसमें आपकी 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं। तो चारों भुजाओं को यहाँ जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल आएगा। तो ए वाले का हमने परिमाप निकाला, तो परिमाप निकालने के लिए हमने लिख दिया सभी भुजाओं का योग, या ऐसे भी लिख सकते हैं चारों भुजाओं का योग। क्योंकि इस आकृति में चार भुजाएं हैं तो यहाँ लिख सकते हैं चारों भुजाओं का योग। हमने यहाँ लिख दिया सभी भुजाओं का योग। अब सभी भुजाओं का योग करने के लिए हमने सबकी माप लिख दी। तो 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इनको जोड़ दिया तो आया 12 सेंट। अब देखते हैं बी वाला सवाल। तो बी वाले में भी आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 और 4, इस आकृति में चार भुजाएं हैं, इन चारों को हम जोड़ देंगे। चारों को जोड़ने के लिए हम वही फॉर्मूला लिख देंगे कि परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, और सभी भुजाओं की माप लिख देंगे। तो एक की 23 है, दूसरी की 35 है, तीसरी की 40 है, फिर चौथी की 35 सेंटीमीटर है, और इन सबको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर सवाल में सेंटीमीटर में माप दी गई हो तो आपका उत्तर सेंटीमीटर में आएगा, और अगर सवाल में मीटर में माप दी गई हो तो आपका उत्तर मीटर में आएगा। ध्यान दीजिए। अब सी नंबर है, सी नंबर की आकृति को ध्यान से आप देखेंगे तो ये सी नंबर आकृति में भी आपकी चार भुजाएं, चार भुजाओं की माप निकालने के लिए हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट लिख दिया परिमाप बराबर, और चार भुजाओं की माप लिख दी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15, यानी यहाँ सभी भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका 15 15 15, चार बार जोड़ के 60 सेंटीमीटर। अब डी वाला सवाल देखिए। तो डी वाले की आकृति आप देखेंगे तो ये रहा डी वाला, और इसमें 1 2 3 4 5, इस वाली आकृति में 5 भुजाएं। कितनी? 5। तो हम पांचों भुजाओं को जोड़ देंगे, और पांचों भुजाओं की माप देखिए आप एक जैसी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 4 4। इसको जब हम 5 बार जोड़ेंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डी वाली आकृति का परिमाप हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ई वाली आकृति का देखिए। ई वाला ये जो आपका बना हुआ है स्वास्तिक चिन्ह, और ये स्वास्तिक चिन्ह एफ वाला है, और ये जो तीर की तरह बना हुआ है ये आपका ई वाला है। इसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3, इधर से देखेंगे 4 5 6 7, देखिए 7 भुजाएं हैं, और सातों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो सबकी माप अलग अलग दी हुई है। देखिए इस वाली की ये दी है, इसकी यहाँ 4 ये दी, इसकी 4 ये है, इसकी ये दी 1, इसकी ये दी 0.5 है इसकी, और ये तिरछी वाली हो चाहे 2.5 यानी 2.5 2.5 सेंटीमीटर है। तो इन सबको जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पर सबकी माप लिख ली, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर और इन सबको जोड़ दिया तो आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसकी भी परिमाप निकल आया। अब रह गई लास्ट आकृति एफ, जो कि स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है और इसमें बहुत सारी भुजाएं दी गई हैं। इधर से देखो तो 1 सेंटीमीटर की ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये सब की माप हमको लिखनी पड़ेगी। तो हमने क्रमशः सब की माप यहाँ पर लिख दी। देखिए 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, सबकी एक-एक करके हमने लिख दी। ध्यान देना कुछ छूट ही ना पाए, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। आपको ध्यान से एक-एक करके माप लिखना है और जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 52। तो उत्तर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 52 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर लंबाई, कितनी? 40 सेंटीमीटर लंबाई, ये लंबाई हो गई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो यहाँ पर चौड़ाई दे दी। देखिए प्रश्न में हमें दो चीजें शुरुआत में मिल गई, लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। वाले एक आयताकार, किस आकार का? आयताकार का। जब आयताकार की आकृति आए तो आपको समझ जाना है कि आमने सामने की भुजाएं समान है और जब वर्गाकार लिखा हो तो समझ लेना कि चारों भुजाएं समान है, यानी कि चारों भुजाओं की माप एक जैसी है। अगर इसकी 4 होगी तो इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4। अगर एक की 5 है तो इसकी भी 5, इसकी भी 5 और इसकी 5। पर आयत में ऐसा नहीं होगा, इसमें सिर्फ दो भुजाओं की माप समान होगी, आमने सामने की इसकी और आमने सामने की इसकी। तो आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद किया जाता है। तो आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक आयताकार बक्सा है ऐसे, अब इसको चारों तरफ टेप से लपेटना है, तो जितनी लंबाई चौड़ाई का जो बॉक्स होगा उतनी लंबाई का तो हमको टेप लगेगा। तो हम इसका आयत का परिमाप निकाल लेंगे और आयत के परिमाप को निकालने के लिए हमने यहाँ लिख दिया कि कुल आवश्यक टेप की लंबाई, क्योंकि यही कह रहा भैया आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा 2 और कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। अब लंबाई हमें पता है सवाल में 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, दोनों का रख देंगे मान। तो हमने यहाँ पर रख दिया, तो मान रखने के बाद 2 की जगह हमने 2 रख दिया, लंबाई की जगह 40, चौड़ाई की जगह 10। 40 और 10 हमने जोड़ दिया तो 50 हो गया और 50 में 2 का गुणा करा दिया तो 100 हो जाएगा, यानी कि कुल आवश्यक टेप की लंबाई हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। इसीलिए कुल आवश्यक टेप कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं तो हम 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर भी बोल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 4 गुणा 5 बराबर 20 होते हैं, क्योंकि 5 4 पंचे 20, तो हम 20 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 गुणा 4, ठीक है, लेकिन उत्तर तो 20 ही आएगा। इस प्रकार से 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर या 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक मेज की ऊपरी सतह, मेज तो आपने देखी है और वो भी आयताकार की मेज होती है, सब आपने देखी होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो कह रहे जो विमाएं, विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई से, तो उसमें लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। एक बात और हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज बड़ी होती है वो लंबाई होती है और जो चीज छोटी होती है वो चौड़ाई होती है। अब सवाल में लंबाई और चौड़ाई तो दे दी, अब कह रहा मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमने फिर वही फॉर्मूला लगाया, हमने लिख दिया मेज के ऊपरी सतह की लंबाई बराबर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और इसको हमने बदल लिया मीटर में। और जब आप सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग करते हैं, 100 का भाग करेंगे तो 0.25 हो जाएगा और 0.25 में आप 2 जोड़ेंगे तो 2.25 मीटर हो जाएगा। फिर हमने लिखा मेज की ऊपरी सतह की चौड़ाई, चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदला तो हो गया 1.50 मीटर। इसके बाद हमें निकालना था परिमाप, तो हमने लिखा मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, वही फॉर्मूला लगाया 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई हमें मालूम हो गई, हम दोनों का मान रख देंगे, लंबाई 2.25 और चौड़ाई 1.50, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आया 3.75 और 2 का करा देंगे गुणा, तो हो जाएगा 7.50 मीटर। तो लिख देंगे अतः मेज की ऊपरी सतह का परिमाप बराबर 7.50 मीटर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो गया आपका परिमाप। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 32 सेंटीमीटर लंबाई, कितनी? 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई। हमें लंबाई चौड़ाई मिल गई। कह रहा है एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। भैया एक फोटो, मान लीजिए आपकी फोटो है और इस फोटो में आप बने हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको, ये आप बने हुए हैं और इसको पट्टी से फ्रेम करना है, इस फोटो को फ्रेम करना है।
ठीक है? तो उसमें जो लकड़ी लगेगी फ्रेम के लिए उसकी लंबाई कह रहा है बता दो भैया। तो लंबाई चौड़ाई हमें पता है, तो हम लिख देंगे भैया आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई और वही फॉर्मूला लगा देंगे 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, ठीक? 2 की जगह 2 लिख देंगे और लंबाई 32 थी सेंटीमीटर में, सो 32 लिख दिया, चौड़ाई भी 21 थी, सो 21 लिख दिया, दोनों को जोड़ देंगे तो 32 और 21 हो जाएगा 53 सेंटीमीटर और 2 का गुणा कराएंगे जो दिया था तो हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। लिख देंगे अतः आवश्यक लकड़ी की लंबाई बराबर 106 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड, क्या भूखंड, भूखंड मतलब भूखा खंड मतलब पृथ्वी धरती का टुकड़ा, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई यानी कि लंबाई हो जाएगी 0.7 और चौड़ाई हो जाएगी 0.5 किलोमीटर। किलोमीटर में दिया भैया इस बार, ना सेंटीमीटर दिया ना मीटर दिया, तो ध्यान दीजिए उत्तर भी हमारा किलोमीटर में ही आएगा। और कह रहा है इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में, कितनी 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। तो कह रहा आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप कहोगे हमें कुछ समझ में नहीं आया, चलिए हम समझाते हैं। मान लीजिए आपका खेत है, इस तरीके से आपका खेत है, अब आपके खेत में हो गई है फसल, क्या हो गई फसल, हालांकि अब तो कटने लगी है, लेकिन फसल जब होती है तो क्या होता है कि वहां पर कुछ जानवर आ जाते हैं, जैसे गाय है या कोई और आ जाता है, तो उससे बचाने के लिए हम जो खेत के चारों तरफ तारवाड़ी लगा देते हैं, चारों तरफ झगड़े लगा देते हैं, उसको कहते हैं बाड़। तो भैया इस बाड़ को 4 बार लपेटना है, तो कह रहा है 4 बार लपेटने के लिए तार की लंबाई बताओ यदि खेत की चौड़ाई कितनी हो 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई हो 0.5 किलोमीटर। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो हमने लिखा आवश्यक तार की लंबाई बराबर यानी कि आयताकार भूखंड की लंबाई, यानी तार की लंबाई निकालना है तो हम भूखंड की लंबाई निकाल लेंगे तो तार की लंबाई पता चल जाएगी। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर 2 की जगह 2 लिख दिया और गुणा की जगह गुणा और लंबाई 0.7 चौड़ाई 0.5, इन दोनों को जोड़ा तो आया 1.2 और 1.2 के साथ कर दिया 2 का गुणा तो आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका 2.4 किलोमीटर आ गया। तो हम लिख देंगे कि देखिए अब एक बात समझ लीजिए, अभी जो हमने निकाला वो एक बार तार की लंबाई आई, यानी हम खेत के चारों तरफ 4 बार लपेटना चाहते हैं, 4 बार की लंबाई लपेट निकालनी हमें, तो हमने एक बार की तो निकाल ली, 2.4 किलोमीटर लंबाई लगेगी। 4 पंक्तियों में लगाना है तो हम 4 का गुणा और कर देंगे। तो हमने लिखा 4 पंक्तियों में बाड़ लगाने पर तार की लंबाई बराबर 4 गुणे 2.4 यानी कि 9.6 किलोमीटर। तो तार की लंबाई अगर 4 बार लपेटनी है हमें बाड़ लगानी है तारों की खेत के चारों ओर और वो भी 4 बार, तो हमें 9.6 किलोमीटर तार लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या जो आपने पहले सवाल में किया था वही इन सवालों में करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई ये आपका त्रिभुज है, अब उसकी एक भुजा की माप है 3 सेंटीमीटर, एक की है 4 और तीसरी की है 5 और ये तीनों भुजाओं की माप है। और आप जानते हैं कि परिमाप निकालने के लिए हम सब भुजाओं को जोड़ देते हैं और आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज में सिर्फ 3 भुजाएं होती हैं, तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं की माप लिख देंगे 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से त्रिभुज का परिमाप आ गया। अब बी नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। अब आप तो कहेंगे सर इसमें एक ही भुजा की लंबाई दी, लेकिन आप यहाँ भी तो देखिए कह रहा त्रिभुज हमारा समबाहु है। कैसा समबाहु, और आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो, यानी कि सब भुजाओं की माप एक जैसी हो, तो ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अगर एक भुजा की माप 9 सेंटीमीटर है तो तीनों की 9 हो जाएगी, फिर तो हमने तीनों की 9 लिख दी। इसका मतलब त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमने लिख दिया समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा, और 3 भुजाएं होती है 3 का 3 लिख दिया और एक भुजा की माप हमको पता है 9, 9 में 3 का गुणा करा दिया तो आ गया 27 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सी है, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। अब समद्विबाहु की बात कर रहा भैया, समद्विबाहु का मतलब हो जिसकी दो भुजाएं समान, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप तो समान हो और तीसरी भुजा की माप अलग हो तो वो कहलाएगा समद्विबाहु। तो इसका मतलब कह रहा है समान भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ 8 लिख देंगे
और इसको भी 8 लिख देंगे। और जो तीसरी भुजा है जिसकी माप समान नहीं है वो है 6 सेंटीमीटर। कितनी? 6। इस प्रकार से हमें तीनों भुजाओं की माप पता चल गई। अब हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया और लिख दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर और जोड़ा तो आया 22 सेंटीमीटर। और इस प्रकार हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब ये वाला त्रिभुज जो है इसकी सब भुजाएं अलग अलग हैं और सबकी माप भी उसने अलग अलग दे दी। तो एक की कह रहा 10 है सबसे छोटी वाली, उससे बड़ी वाली भुजा 14 है और सबसे बड़ी वाली 15 सेंटीमीटर है। तो बस हम तीनों को जोड़ देंगे और हमारा क्या निकल आएगा? परिमाप, जो कि हमें निकालने को कहा है। तो हमने लिख दिया त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं जोड़ देंगे, 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जोड़ा तो आया 39 सेंटीमीटर। इस प्रकार परिमाप आ गया। तो हमने लिख दिया अतः त्रिभुज का परिमाप बराबर 39 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8 देखिए, तो एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है ना तो त्रिभुज दिया है ना ही चतुर्भुज दिया है, यहाँ पर दिया समषटभुज। सम का मतलब समान हो, षट मतलब 6 हो, भुज मीन्स भुजाएं। ऐसी आकृति जिसकी 6 भुजाएं हो और वो भी समान हो तो वो कहलाएगा समषटभुज। जैसे हमने ये बनाया 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से हमारा समषटभुज बन जाएगा। और इसकी एक भुजा की माप है 8 मीटर। तो जब एक भुजा की 8 है तो सबकी 8 हो जाएगी क्योंकि ये क्या है? समान है। हम इसका परिमाप निकालने के लिए इसका परिमाप बराबर हो जाएगा 6 भुजाओं का योग, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाओं की माप एक जैसी है तो 8 8 8 सबका जोड़ के हमने 6 बार और इसको जोड़ के लिख दिया। अतः समषटभुज का परिमाप बराबर 48 मीटर, क्योंकि 8 मीटर एक भुजा दी तो 6 भुजाओं को जोड़ा 48 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भुजा। इस बार देखिए सवाल उल्टा दे दिया। पहले पूछता था परिमाप ज्ञात कीजिए और भुजा की माप देता था। अब इस सवाल में पूछा है कि भुजा ज्ञात कीजिए और देखो परिमाप की माप दे दी। उसने उल्टा करने को कहा है तो चलिए हम उल्टा कर देते हैं। हमने लिख दिया परिमाप बराबर 20 मीटर और हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं और हमें भुजा की माप दी है तो हमने लिखा भुजा की माप हमें निकालनी है, परिमाप की दी है तो हमने परिमाप की माप लिख दी 20 और बराबर की जगह लगाया बराबर, 4 की जगह लगा 4 और भुजा की जगह लगा भुजा। अब ध्यान दीजिए यहाँ 4 गुणा में है और 4 को हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो उल्टा हो जाएगा और गुणा का उल्टा होता है भाग, तो हो जाएगा 20/4। लिखा अतः भुजा बराबर 20/4 और 20/4 का मतलब है 4 से 20 में भाग देना है। जब 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए इसमें लिख रहा है कि समपंचभुज। क्या? समपंचभुज। सम मीन्स समान, पंच मीन्स 5, भुज मीन्स भुजाएं। ऐसी आकृति जिसकी 5 भुजाएं हो वो भी समान हो वो कहलाएगा समपंचभुज। कह रहा उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर। इसमें भी उल्टा करने को कहा तो कह रहा प्रत्येक की भुजा बताइए। तो हमने लिख लिया कि परिमाप बराबर 100 सेंटीमीटर और समपंचभुज का परिमाप बराबर, इसमें 5 भुजाएं होती तो लिख दिया 5 गुणे भुजा। वर्ग में 4 होती हैं तो लिख दिया था 4 गुणे भुजा। त्रिभुज होता तो लिख देते 3 गुणे भुजा। अब देखिए हमने परिमाप का लिख दिया 100 क्योंकि ये दिया है क्वेश्चन में और 5 की जगह 5 लिखा, गुणा की जगह गुणा, भुजा की जगह भुजा। अब यहाँ 5 गुणा में है और इधर बराबर इस तरफ ले आएंगे तो उल्टा हो जाएगा यानी कि बटे में पहुंच जाएगा। बटे का मतलब भाग, तो हमने लिख दिया 100/5। 100/5 का मतलब 5 से 100 में भाग देना। जब आप 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा यानी कि 20 पंचे 100, तो उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, भुजा की माप कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन है कि एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का, लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। देखो भैया एक धागा है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उससे हमें आकृतियां बनानी है। जब आप कोई आकृति बनाएंगे, जैसे हमें वर्ग बनाना है, ए नंबर में कह रहा है यदि वर्ग बनाना है तो भैया मान लीजिए आपका धागा है, अब इससे वर्ग बनाना तो आप ऐसे इसको मोड़ देंगे, ये आपका ऐसे वर्ग बन जाएगा। ठीक है, लेकिन धागे की लंबाई जितनी है वो तो उतनी ही रहेगी ना, और उससे हमारा वर्ग बन जाएगा तो वो तो कम नहीं होगी ना बढ़ेगी। तो हम यदि वर्ग बनाए तो कह रहा है इसमें 4 भुजाएं होती है तो कह रहा प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ कि क्या होगी। कह रहा प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो हमने लिख दिया भैया
धागे के टुकड़े की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर और वर्ग बनाने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी 30/4। क्यों? क्योंकि 30 सेंटीमीटर तो लंबाई और 4 भुजाएं होंगी, तो 30 में 4 से भाग दे देंगे तो आएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। बी नंबर है एक समबाहु त्रिभुज। तो देखिए भैया, समबाहु त्रिभुज मतलब सब भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं समान हो। ठीक, तो सब भुजाएं समान है, 3 भुजाएं होती हैं और धागे की लंबाई है 30, तो हम 30 में यदि 3 का भाग दे देंगे तो इसकी भी माप आ जाएगी भुजा की। तो हमने लिख दिया कि समबाहु त्रिभुज बनाने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 30/3 और 30 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। 10 दिया होता है 30, तो हो गया 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये भी हल हो गया। अब कह रहा एक समषटभुज बनाया जाए यदि, तो समषटभुज में भैया 6 भुजाएं होती हैं। देखिए, वर्ग था 4 भुजाएं तो 4 का भाग दिया, त्रिभुज बनाना है तो 3 भुजाएं 3 का भाग दिया, समषटभुज बनाना है तो 6 भुजाएं 6 का भाग देंगे। तो हमने लिख दिया समषटभुज बनाने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 30/6। 30 में 6 का भाग दे दिया क्योंकि धागे की लंबाई तो 30 ही रहेगी, वो तो घटेगी बढ़ेगी नहीं। और जब भाग दिया तो 6 पंचे 30 होता है, तो उत्तर आ गया हमारा कितना, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार 11वें सवाल का सॉल्यूशन हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक त्रिभुज की 2 भुजाएं। हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर किया करें, इससे हमें ये पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है। और यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो वहाँ अनलाइक भी दिया है, तो आप अनलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ करिए जरूर ताकि हमें मालूम चल सके हम आपके लिए सही काम कर रहे हैं कि नहीं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, जिनको जानकारी नहीं है तो कम से कम उनको जानकारी हो जाए। तो चलिए, और यदि अभी तक आपके कोई नए दोस्त हैं तो उनसे सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा ताकि हम आगे भी ऐसे आपको वीडियो देते रहें। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं जिसकी एक भुजा है 12 सेंटीमीटर और दूसरी है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। भैया 3 भुजाएं हैं त्रिभुज में, इस बार ये नहीं कहा कि समबाहु या समद्विबाहु है। इसका मतलब ये त्रिभुज जो है ना, तीनों भुजाओं का अलग अलग माप है। तो एक भुजा की तो माप दे दी 14, दूसरी की दे दी 12। ठीक है, एक की 12 दे दी और दूसरी की 14 दे दी। तीसरी को भैया निकालने को कह रहा है, तीसरी भुजा की बता दो आप, और इसका परिमाप भी दे दिया। तो हमने लिखा कि त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 भुजाओं का योग, और त्रिभुज का परिमाप 36 दे रखा था, हमने लिख दिया। 2 भुजाओं की माप में, यानी पहली थी 12, दूसरी थी 14, तीसरी हमें पूछी थी, हमने लिख दी तीसरी भुजा, और 14 और 12 जोड़ दिया, सो आ गया 26। और 26 इस बार प्लस में है, क्या है, प्लस में, और बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस का उल्टा हो जाएगा माइनस। तो 36 से 26 घटा देंगे तो तीसरी भुजा आ जाएगी। तो 26 घटाया तो आ गया 10। कितना, 10। तो अतः तीसरी भुजा की माप हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। पिछले के सवालों में गुणा होता था, जब हम उल्टा करते तो भाग में पहुंच जाता था। इस बार योग था तो उल्टा किया तो माइनस हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है यदि 250 मीटर, कितना, 250 मीटर भुजा वाली, भुजा की माप दी है 250 मीटर, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना है। देखिए अभी बाड़ वाला सवाल हमने लगाया था, फिर से आ गया। बाड़ लगाने का मतलब वही है कि किनारे किनारे तार लगाना, तो चारों तरफ बाड़ लगाना है। तो कह रहा है रुपया प्रति 20 प्रति मीटर की दर से, यानी भैया वो ये बता रहा है प्रति का मतलब एक, यानी कि 1 मीटर का खर्चा है 20 रुपया। तो कह रहा बता भैया पूरे जो है मैदान में कितना पैसा खर्च होगा लपेटने के लिए। तो हमें पहले ये तो पता हो कि हमारा खेत है कितना, हमारी जमीन है कितनी, हमारा बगीचा है कितना, इसमें बगीचा कहा गया है। तो पहले हमें बगीचे की लंबाई चौड़ाई पता करनी है। अब कह रहा वर्गाकार बगीचा है, तो आप जानते हैं जब वर्गाकार है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, उसमें एक भुजा की माप दे रखी है, बाकी हम निकाल लेंगे। तो हमने लिखा वर्ग की भुजा बराबर 250 मीटर, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक, जब हम परिमाप निकालेंगे तो 4 ओर की माप निकल आएगी। तो हमने लिख दिया कि बराबर 4 की जगह 4, और भुजा की माप 250 दी हुई है, सो हमने रख दी, इनका गुणा करा दिया, सो आगे 1000। इसका मतलब जो बगीचे की लंबाई चौड़ाई है सब मिला के उनकी पूरा योग हो जाएगा 1000 मीटर। अब कह रहा है 1 मीटर 20 का आता है, चारों तरफ लपेटनी है, और हमें पता चल गया कि 1000 मीटर हमारी जमीन है, हमारा बगीचा है। तो हमने लिख दिया कि बगीचे के चारों तरफ बाड़ लगाने का 1 मीटर का मूल्य बराबर 20 रुपया, और इसीलिए 1000 मीटर बाड़ लगाने का कितना, 1000 मीटर बाड़ लगाने का मूल्य 20 गुणे 1000। यानी कि मान लीजिए जैसे आप एक चॉकलेट लेने बाजार गए,
वो 2 रुपए की आई। फिर आपके मन में विचार आया कि नहीं हमें 5 और लेनी है। तो आप क्या करोगे कि 1 चॉकलेट 2 की आती है तो 5 चॉकलेट 10 की आएँगी। आपको कैसे पता चला? 2 में 5 का गुणा कर दिया तो 2 पंचे हो गया 10। आपको पता चल गया भैया 5 चॉकलेट 10 की आएँगी। वैसे ही हमने यहाँ किया, हमें 1 मीटर का पता था, 1000 मीटर का निकालना था, हमने 20 का गुणा कर दिया तो आ गया। तो हमने लिख दिया कि 20,000 रुपया लगेंगे। कितने लगेंगे? 20,000 रुपया लगेंगे, तब पूरा जो है बगीचे में चारों तरफ बाड़ लग पाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई, बगीचा कैसा है? आयताकार, यानी लंबाई चौड़ाई समान नहीं होगी, कहीं आमने सामने की बजाय तो समान होगी, पर चारों समान नहीं होगी। उसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है। और कह रहा है यदि 1 मीटर का 12 रुपया खर्चा था, प्रति का मतलब 1 से है, यानी कि 1 मीटर का 12 रुपया। तो कह रहा है कि बताइए बाड़ लगाने का कितना खर्चा होगा? हमने लिख दिया भैया आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर 175 मीटर और आयताकार बगीचे की चौड़ाई बराबर 125 मीटर। ये सवाल में दी थी सो हमने लिख ली। अब हमने कहा कि बगीचे का परिमाप वही आयत का परिमाप होता है, फॉर्मूला 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। हमने 2 की जगह 2 लिख दिया, लंबाई 175 लिख दी, चौड़ाई 125 लिख दी। 125 से 175 जोड़ा तो 300 हो गया और 300 में 2 का गुणा करा देंगे तो हो गया 600 मीटर। अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारा बगीचा है उसकी जो पूरी माप है वो 600 मीटर है। अब हमें पता चला पहले जो सवाल में लिखा है कि 1 मीटर बाड़ का व्यय रुपया 12 है और हमें 600 मीटर का निकालना है, तो हम 600 में 12 का गुणा कर देंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि खर्चा कितना आएगा। तो हमने लिख दिया अतः 600 मीटर लंबाई वाले बगीचे में बाड़ लगाने का खर्च बराबर 12 गुणे 600 यानी कि 7200 रुपया, यानी कि 7200 रुपया लगेंगे, तब इस बगीचे में चारों तरफ बाड़ लग पाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। देखो भैया एक मैदान है जो वर्गाकार है, यानी उसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो भैया कह रहा है 75 मीटर के चारों तरफ दौड़ती है और बुलबुल दौड़ती है 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले, यानी कि लंबाई तो ज्यादा चौड़ाई कम है, यानी ये मैदान है आयताकार। तो भैया देखो बुलबुल आयताकार मैदान में दौड़ती है और स्वीटी वर्गाकार मैदान में दौड़ती है। तो कह रहा भैया आयत के चारों तरफ जब दौड़ती है तो कौन कम दूरी तय करती है? तो हम निकाल लेंगे। हमने लिख लिया भैया स्वीटी के द्वारा पूरी की गई दूरी यानी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा और एक भुजा की माप 75 दी है, 4 का गुणा कर दिया तो आ गया 300 मीटर। अब बुलबुल द्वारा पूरी की गई दूरी, तो बुलबुल द्वारा निकाल लेंगे आयत का परिमाप क्योंकि वो आयताकार मैदान में दौड़ती है। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई सवाल में दे रखी है 60 और 45, तो हमने लिख दिया लंबाई 60 लिख दी और चौड़ाई 45 लिख दी, दोनों को जोड़ दिया तो 105 आया और 105 में 2 का गुणा करा दिया तो 210 मीटर आ गया। अभी भी यदि आपको कोई सवाल किसी तरीके से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, हम उसको अलग से आपको वीडियो बना के उसमें समझा देंगे। और इसके पहले की एक्सरसाइज 9.1 या 8.4 आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, वो अपलोड पहले से की जा चुकी है और उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप ले लीजिए। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ना मिले, आप ना जुड़ पाए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी कमेंट में आपको लिंक दे देंगे। ठीक है? कमेंट करना भी ना जानते हो तो वो भी आप बताइएगा, वो भी मैं आपको चलिए, तो अब हमने लिख दिया अतः देखिए बुलबुल, अब हमने क्या किया कि जो वर्ग का परिमाप निकाला था, तो यानी कि ये स्वीटी द्वारा आ गई थी। स्वीटी ने 300 मीटर तय की थी और जो हमने बुलबुल का निकाला तो 210 मीटर आई। तो बताओ भैया कौन ने कम तय की? तो बुलबुल ने कम तय की, भैया 210 कम होता है, 300 ज्यादा होता है। तो हमने लिख दिया कि बुलबुल ने 210 मीटर की दूरी को तय किया, अतः बुलबुल ने कम दूरी को तय किया। क्वेश्चन नंबर 16, ये कुछ आकृतियां दी गई हैं। अब कह रहा है निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या परिमाप? तो भैया वही है जो हमने पहले सवाल में किया था कि चारों भुजाओं को जोड़ दो, अगर 5 है तो 5 को जोड़ दो, 3 है तो तीनों को जोड़ दो, सब परिमाप आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और पूछी है, कह रहा है कि आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो चलिए भैया पहले परिमाप निकाल के देखें फिर निष्कर्ष पता चलेगा। तो हमने पहली वाली आकृति ये रही और इसको हमने लिख लिया ये इसकी चारों भुजाओं की माप बराबर है, तो ये वर्ग हो गया। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। 4 को हमने 4 लिख दिया, भुजा को 25 लिख दिया, तो इसका गुणा किया तो 25 चौके 100 सेंटीमीटर। अब दूसरा वाला बी वाला आयत का परिमाप, देखिए ये है बी वाला, इसमें भी देखिए लंबाई समान है, चौड़ाई समान है, यानी कि आमने सामने की भुजा समान है, तो ये हो गया आयत। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। 2 की जगह 2 लिखा, लंबाई 40 लिखी, चौड़ाई 10 लिखी, दोनों को जोड़ा तो 50 आया, 50 में 2 का गुणा किया तो 100 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा आपने देखा
ये वाला सवाल भी 100 आया तो ये वाला भी 100 आया। चलो तीसरा भी देखते हैं। आयत का परिमाप फिर लगा देंगे क्योंकि भैया इसमें भी अलग-अलग भुजाएँ हैं और लेकिन आमने-सामने की समान है। तो हमने लिख दिया 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई 30 लिख दी, चौड़ाई 20 लिख दी, 2 का गुणा करा दिया 50 हो गया ये। तो इसको 50 में 2 का गुणा कराने के बाद 100 सेंटीमीटर हो गया। ये भी भैया 100 आ गया। डी वाली आकृति आपकी त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 भुजाएँ होती हैं, तीनों को आप जोड़ देंगे तो हमने जोड़ दी। तीनों को जोड़ने पर हमारा पाया हमने कि 100 सेंटीमीटर इनका योग आया। इससे हमारा निष्कर्ष ये निकला कि भैया इन सभी आकृतियों के परिमाप बराबर हैं। क्या? सभी परिमाप समान हैं। यही इससे निष्कर्ष निकला और ये इस वीडियो का था अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कितना समझ में आया? आप जरूर लाइक शेयर करके और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमें भी काम करने की थोड़ा और मन लगता है जब आप लोग देखते हैं और बताते हैं। तो चलते हैं एक नई वीडियो में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।